सलामी में आपका स्वागत है। तो करते हैं खबरों का। उड़ीसा के बालासोर में ट्रिपल ट्रेन हादसे की भयावह कहानियां सामने आ रही हैं। इस हादसे में जो लोग बच गए हैं या घायल हुए हैं, वो तेजी से रिकवर हो रहे हैं। लेकिन कटक के एससीवी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती 105 मरीजों में से करीब 40 में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी कि पीटीएसडी देखा जा रहा है। इन सभी मरीजों की काउंसलिंग शुरू कर दी गई है। परिजनों की मौजूदगी में विशेषज्ञ मरीजों के डर को दूर भगा रहे हैं। शनिवार को डॉक्टरों ने इस बारे में जानकारी दी है। बता दें कि ट्रिपल ट्रेन हादसे में 288 यात्रियों की जान चली गई, जबकि 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए। क्लिनिकल साइकोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जशुबंता महापात्र ने कहा, हादसे में बचे लोगों की मानसिक स्थिति को देखते हुए अस्पताल ने सभी मरीजों की काउंसलिंग शुरू कर दी है। डॉक्टर महापात्रा ने बताया कि इस तरह की दुर्घटना की वजह से जिंदा बचे लोगों के दिमाग पर गंभीर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। तो आपको बताते चले कि बालासोर हादसे के बाद घायलों को रिकवर कराने की कोशिश की जा रही है। मानसिक तनाव से घायल जूझ रहे हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से जूझते हुए नजर आ रही हैं। 105 मरीजों का एससीबी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनमें से 40 मरीजों में ये बीमारी देखने को मिल रही है। बता दें कि 288 यात्रियों की इस दौरान जान चली गई और 1100 से ज्यादा लोग इस दौरान घायल हुए। तो इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर ममता मई जी जुड़ी हुई हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है और मनोवैज्ञानिक है। बहुत बहुत स्वागत है ममता मई जी आपका। हाँ जी, नमस्कार ममता मई आपको। जी, एससीबी मेडिकल कॉलेज में घायलों का इलाज चल रहा है। बालासोर हादसे में जो लोग घायल हुए थे, उसके बाद से अब उनकी अग्नि परीक्षा शुरू हो गई है, क्योंकि जिस स्थिति से गुजरे हैं वो लोग, उन्हें रिकवर करने में काफी परेशानी हो रही है। क्या लगता है किस तरीके से अभी मानसिक तनाव से वो गुजर रहे हैं? क्या स्थिति हो सकती है उनकी? देखिए, ऐसी जब सिचुएशन आती है, बालासोर की जो घटना हुई बहुत ही दर्दनाक थी और उसके बाद मरीज जिस स्थिति में उसमें से निकले हैं, जी। उसके बाद स्वाभाविक है कि उनके मन में एक डर बैठ गया है। अभी ट्रेन पे कई लोगों से मेरी बात भी हुई है, जो ऐसे पेशेंट्स के रिलेटिव्स भी मिले हैं। उनके मन में एक डर है जी। कि इस तरह के सिचुएशन आ ना जाए, या इस तरह मैं ट्रेन में ना बैठूं, या अब मैं कैसे सरल जिंदगी जी पाऊंगा। जी। तो एक्चुअली जो कहा जाता है कि ये जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के सिम्टम्स बहुत लोगों में आ रहे हैं, लोग घबरा रहे हैं, ये कुछ वैसे लोगों में विकसित हो जाता है जो इस तरह की घटना का अनुभव करते हैं। जैसे बहुत पैनिक है, युद्ध हो रहा है, तो वहां पे भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, वो डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, जी। उसके बाद वो डर जाते हैं। तो इस स्थिति में हम लोगों को जो काम करना होगा आस्था जी, ये देखना पड़ेगा कि हम इन लोगों को कैसे जिंदगी, नॉर्मल जिंदगी में आने के लिए तैयार कर सकते हैं। इसके लिए जैसे आपने भी बताया और सुना भी है मैंने, कि काउंसलिंग भी कर रहे हैं कुछ डॉक्टर। जी। लेकिन साथ साथ जो परिवार के लोग हैं और जो उनके आसपास के लोग हैं, उन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अभी कुछ समय के लिए ऐसे लोग के साथ हम नॉर्मल बिहेवियर नहीं कर सकते। उनके साथ उनकी, जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो डिस्कस करना चाहेंगे बार बार कि हमें, हमारे साथ ऐसी घटना घटी, जी। हमारे जी। मतलब ऐसे हुआ, वो बोलना चाहते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन आई तो हमें गुड लिसनर की तरह उनकी बात सुननी चाहिए। जैसे कहे कि नहीं, पिछली बातों को याद मत करिए। उनको जितनी ज्यादा वो बोलेंगे, उतने ज्यादा उनको पेन को अपने आप से हील करने में मदद मिलेगी। जी। साथ ही साथ वो अगर कुछ कहते हैं कि हाँ मुझे मतलब नहीं जाना या ये नहीं करना, तो उनकी हाँ में हाँ मिलानी चाहिए और उनके साथ डिस्कशन करनी चाहिए कि हम जिंदगी में आगे कैसे बढ़े, आगे का क्या प्लान है, या उनको वैसी चीजें जो बहुत जिससे अटैच है उसके बारे में बात करनी चाहिए। उनको जी। एक्सरसाइज, मानसिक तनाव कम करने की, चलो हम साथ साथ एक्सरसाइज करते हैं या वॉक करते हैं। इस तरह से उस परिस्थिति से निकलने में उनकी तरह से मदद करनी पड़ेगी। हम उनको जबरदस्ती आप पुरानी घटना याद मत करिए, आप उसमें मत पड़िए,
तो हमें उनको इससे निकालना पड़ेगा जी। और इसके लिए परिवार का और जो आस-पास के लोग हैं उसको समझना पड़ेगा। बिल्कुल, इस तरह की स्थिति से जो मरीज़ निकल रहे हैं, ख़ासकर कि बताया जा रहा है एससीबी अस्पताल की तरफ से कि हाँ, पीटीएसडी जो डिसऑर्डर है, उससे ज़्यादातर मरीज़ वहाँ देखने को मिल रहे हैं, ज़्यादातर मरीज़ इसी से जूझ रहे हैं। काफ़ी मुश्किल है ये मरीज़ों के लिए इस स्थिति से निपटना, लेकिन तैयारियाँ क्या कुछ की जानी चाहिए प्रशासन की तरफ से? क्योंकि जिस तरीके से जिस हादसे से वो निकले हैं, कई लोगों के हाथ-पैर पूरी तरीके से चले गए हैं, कई लोगों की रीढ़ की हड्डी टूटी है, तो फिज़िकली तो देखा जाए कि वो परेशान हो ही रहे हैं, मेंटली भी परेशान हो रही हैं। जी। नहीं, ये आपने बहुत सही कहा। प्रशासन की तरफ से जो वैसे मरीज हैं कि थोड़ा ठीक हो रहा है, उसके लिए तो काउंसलिंग की व्यवस्था करनी चाहिए और साथ में वैसे मरीज जैसे वो हो सकता है ऐसे मरीज हैं जो कभी ज़िंदगी में चल ही ना पाए या उनके साथ ऐसी दुर्घटना हुई है कि कभी नॉर्मल सामान्य लाइफ में वो लौट भी ना पाए। उनके लिए जैसे इन्होंने कहा है कि हम कुछ चिप्स दे रहे हैं या कुछ वो कर रहे हैं, उसके अलावे उनको सामान्य ज़िंदगी में लौटने के लिए जैसे उनके जो आस-पास के परिजन हैं, उनको अगर जिसके घर में कोई आश्रित है, जी, उसको मदद करें कि अपने पैरों पे खड़े करने में हेल्प हो जाए या साथ में इनके लिए मेडिकल अगर क्योंकि हॉस्पिटल में अगर थोड़ा-सा भी ठीक होते हैं, तो उसको घर जाने की व्यवस्था करके वहाँ पे आस-पास डॉक्टरी जो मतलब लाइफ टाइम के लिए जैसे मेडिसिन्स और ये बहुत मुश्किल होता है, जी, उसकी व्यवस्था जी, करनी चाहिए। कुछ इंश्योरेंस देते जैसे रेलवे ऐसे लोगों के लिए कुछ इंश्योरेंस हो कि लॉन्ग टर्म तक अगर उसको कुछ मेडिकल कंडीशंस है तो उसमें हम उसको सपोर्ट कर सके समय-समय पे उनको मेडिकल टीम पे भेज सके और उनको चेकअप कराया जाए। ये किया जा सकता है क्योंकि देखिए कुछ घटनाएँ ऐसी होती है आस्था जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं, जी, लेकिन उसके बाद जो इतने मरीज हैं, उनको अगर हमने उनको आगे बढ़ने में अगर मदद नहीं करी प्रशासन की तरफ से, लोगों की तरफ से, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इतने सारे एनजीओज हैं, हम वन टाइम हेल्प कर देंगे और उनको कहेंगे कि हमने आपको दे दिया, फाइनेंशियल सपोर्ट दे दिया, हेल्प कर दिया और उसके बाद जो है तो आप अपनी ज़िंदगी खुद जिए, ऐसा नहीं होता। उनको लंबे समय तक उस ट्रॉमा से निकलने के लिए प्रशासन, एनजीओज, सामाजिक कार्यकर्ता और जो आप परिवार जन हैं, सबको साथ-साथ तैयारी करनी पड़ेगी और उनको इससे निकालने में मदद करनी। बिल्कुल, मदद उनको इस चीज़ से निकालने में करनी पड़ेगी, लेकिन ख़ास तौर से देखा जाए जिस तरीके से लोग यहाँ गुज़र रहे हैं, इलाज चल रहा है, परिजनों की क्या आपको लगता है, क्या स्थिति यहाँ पे परिजनों की है? परिजन बहुत परेशान हो रहे हैं क्योंकि अधिकतर लोग जिनको भी मैं मरीजों को देख रही हूँ, ये कई बारी जो सुनने को भी मिल रहा है, उसमें ये है कि आर्थिक रूप से बहुत अच्छे नहीं थे या कोई मजदूरी करने के लिए जा रहा था। किसी के का परिवार था वो बहुत गरीब था और अकेले जा करके कमा करके लाने के लिए बाहर जा रहा था। उस जी, कंडीशंस में जैसी सिचुएशंस भी आई है कि कई बार देखा कि आसपास के लोगों की सराहनीय व्यवहार है, उन्होंने मदद बहुत की है, पर कुछ वैसे लोग भी रहे हैं कि जिन्होंने जैसे कुछ पेशेंट्स का मैं सुन रही थी कि एम्बुलेंस नहीं मिल रहा था, तो परिवार में यहाँ लाना था। परिजन परेशान तो हो ही रहे हैं, जी, उतनी दूर वहाँ पे दुर्घटना हुई और सुदूर प्रदेशों से ट्रेन जो है वो लोगों को जोड़ती थी। तो उनके लिए जो है तो आर्थिक, मानसिक और पूरा ये जो ट्रॉमा है उससे निकलना पेशेंट के साथ-साथ परिवारजनों की भी बहुत हालत खराब है। तो हम लोग सबको इसके लिए आगे आना होगा और मैं बिल्कुल मतलब आप लोग ऐसी बात कर रहे हैं, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हम लोग यहाँ बैठ कर के सोच सकते लोगों को इस बारे में आप लोग जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद ममता मैजू हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए, ज़्यादा चर्चा के लिए। तो बता दें आपको बालासोर हादसे के पीड़ित रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं एससीबी अस्पताल में जिन मरीजों का इलाज चल रहा है उन 105 मरीजों में से 40 मरीज ऐसे देखने को मिल रहे हैं जिनमें पीटीएसडी देखी जा रही है।
नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी चीफ शरद पवार ने पार्टी के 2 नए कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान किया। शरद ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को जिम्मेदारी सौंपी। हालांकि शरद के भतीजे अजीत पवार इस फैसले से खुश नहीं दिखे। मुंबई में आयोजित एनसीपी के 25वें स्थापना वर्ष कार्यक्रम से वो बिना किसी बात किए निकल गए। बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि सुप्रिया को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का फैसला पहले ही ले लिया गया था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। मैं राज्य स्तर का नेता हूं, जबकि सुप्रिया नेशनल लीडर हैं। नाराजगी की खबरों को खारिज करते हुए अजीत ने कहा, कुछ मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि मैं इस बात से नाखुश हूं कि पार्टी ने मुझे कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी है। ये गलत है। जब शरद पवार ने इस्तीफा दे दिया था तो हमने एक कमेटी बनाई थी। उस समय 2 फैसले लिए जाने थे। पहला, शरद पवार से अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए अनुरोध करना था और दूसरा, सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करना। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।